जैसे को तैसा आज पूरे 2 वर्षों के बाद संजीव अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रहा था। उसने अपने भारत आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं दी थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 2 वर्षों में अपने काम में ऐसा उलझ गया कि अपने देश भारत वापस लौटकर ही नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर संजीव सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी रोहिणी से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। शायद उन्हें शहर का वातावरण रास नहीं आया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो गांव में रहने चले गए हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने सविता चाची के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया है। संजीव जल्द से जल्द अपने माँ पिताजी से मिलना चाहता था, इसलिए एयरपोर्ट पर उतरकर वो अपनी पत्नी से मिले बिना ही टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। सविता चाची के घर जाते हुए वो गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। जब संजीव सविता चाची के घर पहुंचा तो उसे देखते ही सविता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। प्रणाम चाची, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ चाची, ऐसा कहते हुए संजीव इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसकी नजरें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी सविता जी बोली, क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर संजीव कहने लगा, चाची मेरे माँ पिताजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? संजीव की बात सुनकर सविता जी हैरान रह गईं। यह क्या बात कह रहा है बेटा, मुझे तो कितने साल हो गए तेरे माँ पिताजी से मिले हुए। यह सुनकर संजीव के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन चाची माँ पिताजी तो यहीं गांव में आपके घर पर रह रहे थे ना? नहीं संजीव बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, तेरे माँ पिताजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं है। यह सुनकर संजीव चिंता में पड़ गया और फिर बाहर निकलकर संजीव ने गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ पिताजी हैं कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी रोहिणी को फोन लगाकर उससे पूछना चाहा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर वापस टैक्सी में बैठ गया और शहर की ओर निकल पड़ा। संजीव को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो संजीव ने उससे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को राधे कृष्ण के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, सर जी इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। कहते हैं इस मंदिर में जो ठाकुर जी के आगे माथा टेक कर मांगता है वह इच्छा पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर संजीव भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहां कुछ लोगों के द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और बहुत से गरीब लोग वहां से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह बुजुर्ग व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े में था। उसके दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमजोर बूढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता, परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वो बूढ़ा व्यक्ति निराश हताश होकर वहीं बैठ गया।
संजीव को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, काका, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही संजीव खाना लेने के लिए जाने लगा तो एकाएक चौंक गया। उसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दी। वह जाते जाते अचानक रुक गया और फिर उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था कि मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ओम प्रकाश जी थे। उनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। संजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। रुआसी स्वर से बोला, बाबूजी, आप इस हालत में, आपकी यह हालत कैसे हो गई? और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए संजीव अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी ओम प्रकाश जी ने उसे जोर से झटकते हुए बोले, अब क्या लेने आया है मेरे पास? या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? तभी संजीव बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी ओम प्रकाश जी उसे घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो तू घर पर रोजाना फोन करता ही होगा, तो क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने रोहिणी से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव में भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ पिताजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो रोहिणी ने मुझे बताया कि आप लोग सविता चाची के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैं भी उस पर यकीन कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। संजीव ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए बोला और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी ओम प्रकाश जी संजीव को लेकर गीता के पास पहुँचे तो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी गीता, और ओम प्रकाश जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही संजीव की आंखें आंसुओं से टपटपा गई। तभी भरे गले से संजीव बोला, माँ। माँ शब्द सुनकर गीता जी की आंखें अचानक संजीव की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से से बोली, क्या करने आया है हमारे पास? चला जा यहाँ से। तभी संजीव रोते हुए अपनी माँ से बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ कर दीजिए माँ। गलती मेरी ही है जो मैंने रोहिणी पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी मैं उसे देकर विदेश चला गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो आपको ऐसी हालत में मिलूंगा। लेकिन माँ, आज मैं आपको वचन देता हूँ कि उसने जो आप दोनों को खून भरे आंसू रुलाए हैं, आप लोगों की एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा। माँ, आप खुद ही सोचिए, क्या आपका संजीव आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए संजीव अपनी माँ से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगा। संजीव ने अपनी माँ बाबूजी को टैक्सी में बैठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया और वहीं उनके रहने का इंतजाम करवाया। इतने आलीशान होटल को देखकर ओम प्रकाश जी और गीता जी हैरान रह गए। तभी संजीव बोला, माँ बाबूजी, आप यहाँ आराम से रहिए। सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर ले चलूंगा। सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि रोहिणी ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। बेटा, क्या बताऊं? तेरे जाने के बाद
2-3 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुशनसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तू अभी और 1 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती थी और सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ का था। फिर ओम प्रकाश जी बोले, बेटा, रोहिणी बहू हमसे रोजाना बदतमीजी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर खंगाल लिया लेकिन वह कहीं नहीं थी। हमने बहू को फोन लगाया लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर ही अंदर कांप उठा। दोपहर के समय जब बहू घर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, उसने बोला, माँ, पिताजी, आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख लीजिए। आज से आप हॉल में सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेगी। यह क्या कह रही हो तुम बहू? हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी। तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और गीता अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगे और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगा। ओम प्रकाश जी बोले तो रोहिणी बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है, वह अब यहाँ हमेशा के लिए रहेगी और आप लोगों से मैंने जितना कहा है उतना ही किया कीजिए। रोहिणी ने गुस्से में कहा तो ओम प्रकाश जी बोले, बहू, तुम्हें मालूम है कि गीता की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। उससे जमीन पर उठा बैठा नहीं जाएगा। वह सब मैं नहीं जानती। जल्दी से जल्दी कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं। आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। बहू रोहिणी की बात सुनकर गीता जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा संजीव को फोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और संजीव बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर संजीव हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ, बाबूजी, मेरे पास तो आपका कोई फोन ही नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फोन नंबर तो बदल गया था और इसके बारे में मैंने रोहिणी को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर कर दे। फिर ओम प्रकाश जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है और तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर गीता जी बोली, बेटा, मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार संजीव से बात करवा दो। तब रोहिणी ने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है। क्या हर बात पर आप लोग संजीव को फोन लगाने की बात करते हैं? वह वहाँ काम पर गए हैं, आराम करने के लिए नहीं। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है। उनकी इजाजत से ही मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आई हूँ। बहू, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उससे काम करवा रही हो। इस पर समधन जी मुझसे कहने लगी कि आप जाकर उनके लिए दवाई ले लीजिए। दवाई खा लेंगी तो राहत मिल जाएगी और काम में भी मन लगा रहेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा, मुझे समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर गीता जी बोली, बेटा, उस दिन के बाद से रोहिणी बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था।
जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बनाकर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 20 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ हंसी मजाक करने में व्यस्त हो गए। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना सब कुछ काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे बाबूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू गुस्से से उबल उठी और वो चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ लीला जी भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी रोहिणी, तुम ही इन लोगों को तरस खाकर घर में बैठाए हुए हो, निकाल बाहर क्यों नहीं कर देती इन लोगों को। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का यह सिला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान बांधिए और चले जाइए यहाँ से। यह सब बातें बताते हुए गीता जी की आंखों से झड़-झड़ आंसू बहे जा रहे थे और बोली, बेटा तू नहीं जानता, बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते, गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान के बोझ तले तेरे बाबूजी भी बीमार रहने लगे थे। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें सांस फूलने लगती थी। हम कहाँ जाते, कैसे खाते, इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुंचे बेटा? गीता जी के पूछने पर संजीव ने कहा, माँ, आप लोगों को घर से निकालने के बाद रोहिणी ने मुझसे कहा कि आप लोग तो सविता चाची के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैं कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी का फोन क्यों नहीं लग रहा, तो उसने बताया कि आपका फोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात जरूर करते, यूं बिना बताए ना जाते। इसलिए मैं जल्दी काम निपटाकर भारत वापस आ गया। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ ठाकुर जी के पास माथा टेकने आ पहुंचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को सबक सिखाने का समय है। उसे उसकी औकात ना दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर संजीव अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी हॉल में बैठे हुए चाय और स्नैक्स का आनंद ले रही थी। उसी समय रोहिणी की माँ लीला बोली, बेटी रोहिणी, तूने तो अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं। जब उन्हें अपने बेटे का फोन नंबर ही नहीं मालूम तो वो फोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है। तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे। रोहिणी ने हंसते हुए कहा। तभी लीला जी बोली, लेकिन बेटी, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। फिर रोहिणी ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब का तब कुछ सोच लेंगे, अभी तो जीवन का आनंद लीजिए। यह बातें करते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी संजीव अंदर चला आया और उसे देखते ही रोहिणी के चेहरे का रंग उड़ गया और सहमकर उठ खड़ी हुई।
अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? ऐसा कहते हुए रोहिणी की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसे दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं संजीव ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। इस समय संजीव हंसते हुए बोला, देखा, हैरान रह गई ना मुझे देखकर? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए ही आ गया। संजीव की यह बात सुनकर रोहिणी और उसकी माँ लीला की जान में जान आ गई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि संजीव ने उनकी बातें नहीं सुनी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद संजीव रोहिणी के पास आया और बोला, रोहिणी, एक खुशखबरी है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूंगा और तुम्हारा वीजा भी मैंने बनवा लिया है। हम 3 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और बाबूजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना अभी नहीं हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने के लिए इंतजाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपना पैकिंग करना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर रोहिणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। तभी लीला जी, जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, रोहिणी बेटी, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो, फिर मेरा क्या होगा? देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको रखकर आपकी सेवा की है। अब आप भैया भाभी के पास वापस चले जाइए। क्या कोई बेटी के घर भी इतने दिन रहता है? जाइए, उनसे माफी मांग लीजिए। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन अपनी माँ को उसने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, संजीव ने उसे फ्लाइट में बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का समय हुआ, तब तक भी संजीव वापस नहीं लौटा था। तो रोहिणी ने घबराते हुए बैग में से अपना फोन निकाला। तभी उसने देखा कि फोन में एक मैसेज आया हुआ था। जैसे ही उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मजे करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरी माँ बाबूजी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर्द दर्द की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था, उनको खून के आंसू रुलाया है तुमने। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाए तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक रोहिणी ने यह मैसेज पढ़ा तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वो अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया था। आज रोहिणी विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। इधर ओम प्रकाश जी और गीता जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर संजीव ने एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा इसी फ्लैट में लेकर आया और बोला, माँ बाबूजी, आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देखकर ओम प्रकाश जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और बोले, बेटा, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा था। आज उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय के बाद संजीव के पास रोहिणी का फोन आया, लेकिन संजीव ने उसका फोन काट दिया। उसने कई बार फोन लगाया, लेकिन संजीव ने नहीं उठाया। तब ओम प्रकाश जी के पूछने पर संजीव ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने रोहिणी को उसके किए की सजा दी है। थोड़ी देर में रोहिणी का फिर से फोन आया
तो ओम प्रकाश जी ने फोन उठाया। उधर से रोहिणी के रोने की आवाज आई और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, जिस कारण संजीव ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। रोहिणी के इतना कहने पर ओम प्रकाश जी और गीता जी का दिल पसीज गया और उन्होंने बेटे से कहकर रोहिणी के आने का इंतजाम करवाया। 3 दिन के बाद रोहिणी घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज संजीव ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी, लेकिन उधर रोहिणी की माँ लीला जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनकी बहू के माँ पिताजी आराम फरमा रहे थे। किसी को दुखी मत किया करो। किसी को भी दुखी करके आज तक कोई सुखी से नहीं रह पाया है। यही विधि का विधान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं तो उजाले उनके भी नसीब में नहीं होते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।